Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया था। टॉर्क क्या होता है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वह फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी ही एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट करवाता है। अपनी ही एक्सिस पर क्या करवाता है? रोटेट करवाता है। और अगर वह रोटेट करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है, एक फोर्स लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले के बेस पे, इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था। टो इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आपको याद रखना है इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा भी हो सकता है, जो कि एक इसका स्केलर फॉर्म है। थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है। और मैंने आपको इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस पढ़ाई थी, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वो भी परपेंडिकुलर, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वो कितना होता है? टो मैक्स इज इक्वल टू पी ई होता है। आपको याद रखना है। और यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच लगने वाला या जो प्राप्त होने वाला जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री हो तो उस पर किसी भी प्रकार का टॉर्क नहीं लगेगा। कहने का मतलब वह अपनी एक्सिस पर न तो मूव करेगा और न ही रोटेट करेगा। कहने का मतलब उस पर टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? जब वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वह भी कैसे? परपेंडिकुलर। तो हम आज क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे करेंगे, मतलब टॉर्क वगैरह निकालने के लिए। तो आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, जिससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू रिलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है। और अगर मान लो यह क्वेश्चन स्टूडेंट अगर एग्जाम में आता है तो ये समझो कि ये क्वेश्चन 3 मार्क से कम मार्क का नहीं आएगा। मैक्सिमम इस क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होते हैं? 3 मार्क्स होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने पहले भी पढ़ाया है, कुलाम्ब्स लॉ में भी पढ़ाया है, और आज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे भी इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखो आपको क्या दिया है? एक स्क्वायर दिया है। अब स्क्वायर क्यों है? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के अंदर जो चारों साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। और चारों साइड मैंने क्या मानी है? ए मानी है। ठीक है। एक स्क्वायर दे रखा है, चारों की साइड क्या है? सेम है, और कितनी है? ए। ठीक है। और इस पे कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। ए पॉइंट पर क्यों चार्ज रखा हुआ है? बी पॉइंट पर 2 क्यों चार्ज रखा हुआ है? सी पॉइंट पर 3 क्यों चार्ज रखा हुआ है? और डी पॉइंट पर 4 क्यों चार्ज रखा हुआ है? फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। ओ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। ओ पॉइंट क्या है? इस स्क्वायर का एक सेंटर पॉइंट है। इस स्क्वायर का क्या है? एक सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। ठीक है। और आपको इसके चारों कोनों पे, चारों कॉर्नर पे आपको 4 चार्ज दिए गए हैं। क्यों? 2 क्यों, 3 क्यों, 4 क्यों। ठीक है। और आपको पता है हर एक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है। तो वही हमें ओ पॉइंट पर मेजर करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस क्यू चार्ज के लिए देख लेंगे यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर 3 क्यू चार्ज के लिए देख लेंगे। फिर इन दोनों का नेट मेजर कर लेंगे। उसी प्रकार 2Q चार्ज के लिए देखेंगे, उसी प्रकार 4Q चार्ज के लिए देखेंगे। फिर 2Q और 4Q चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको अपन मेजर कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें O पॉइंट पर क्या करना पड़ता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस Q चार्ज की वजह से
ओ पॉइंट पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपको पता है जो ओ पॉइंट है वो स्क्वायर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। जो ओ पॉइंट है वो स्क्वायर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मानते हो, आर मानते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मानते हो, आर मानते हो, तो आपको पता अगर ये वाली डिस्टेंस अगर आर होगी तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। क्योंकि ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट होने की वजह से जो ये अपने पास में जो ये लाइन दे रखी है ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, वो भी सेम इक्वल पार्ट में। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने अगर r माना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को भी मैंने क्या मानूंगा, r मानूंगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर आपने r माना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को भी मैं क्या मानूंगा, r मानूंगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो AC लाइन है, देखो जो AC लाइन है, AC लाइन की जो लेंथ होगी वो DB लाइन की लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। जो AC लाइन की जो लेंथ होती है वो है DB लाइन की लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 2r है तो ये भी कितनी होगी, 2r होगी। अगर ये r है तो ये भी कितनी होगी, r होगी। तो ये आपको कुछ बेसिक्स स्क्वायर के अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करते हैं, किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू चार्ज, कहाँ पे, 8.0, और वो मैं कितना मानता हूँ, E1 मान लेता हूँ। अब E1, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू KQ/R² होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप क्या करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर लो। कहाँ पे निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट पर, किसकी वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, K की जगह तो मैंने K रख दिया, कैपिटल Q की जगह क्या रखूंगा, स्मॉल q रखूंगा। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, r है, तो r का स्क्वायर हो गया। तो E1 इज इक्वल टू कितना आया, KQ/R² आया। ठीक है, ये इक्वेशन आप क्या मान लो एक बार कुछ देर के लिए फर्स्ट मान सकते हो। और हाँ, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर जो क्यू चार्ज है वो चार्ज कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से दूर, मतलब इधर होगी इसकी डायरेक्शन, इधर E1। ठीक है, चार्ज से दूर होगी E1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अब ये तो निकल गया, क्यू चार्ज की वजह से कितना आया, E1 इज इक्वल टू KQ/R² आया। अब क्या होगा, 3Q चार्ज की वजह से निकालोगे। 3Q चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पर आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 3Q चार्ज 8.0, वो कितना होगा, K की जगह तो मैंने K रखा, अब Q की जगह कितना रखूंगा, 3Q, कितना रखूंगा, 3Q अपॉन डिस्टेंस वही है R²। तो इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3KQ/R²। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। किस तरफ होगी, इस 3Q चार्ज से दूर होगी, इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी E2। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, जो E1 है, जो E2 है, वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और आपको पता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो उसका हमेशा क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सबट्रैक्शन। कहने का मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां तक इस सॉल्यूशंस को अपनी नोटबुक में राइट करें। अब हम मेजर करते हैं इन दोनों का E नेट।
क्या मेज़र करते हैं, इन दोनों का ई नेट मेज़र करते हैं। तो देखो आप, ई नेट का मतलब अब इन दोनों से बनने वाली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो ई नेट आपको पता है क्या होता है, ई नेट में आप क्या करोगे, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, और सबट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, बड़े में से आप क्या करोगे, छोटा घटाओगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? तो आप देख पा रहे हो E2 बड़ा है E1 से। E1 इज इक्वल टू KQ/R² है, जबकि E2 इज इक्वल टू 3KQ/R² है। तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स है जबकि ये 1 टाइम है। तो यहाँ पे E2 बड़ा है E1 से, तो आप क्या करोगे, E2 माइनस E1 कर दोगे, E2 माइनस E1 कर दोगे। और जो ई नेट की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, बड़े की तरफ होगी। कहा था मैंने आपको कि अगर आपको ई नेट की डायरेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो अगर वो दोनों अपोजिट है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये देख लो कि बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, उसी की तरफ क्या हो जाएगी, ई नेट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ठीक है, तो E2 माइनस E1 करेंगे तो E2 की वैल्यू कितनी है, 3KQ/R² है, माइनस E1 की कितनी है, KQ/R² है। तो कितना हो जाएगा, 2KQ/R² हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी आ चुकी है, ये इक्वेशन 3 आ चुकी है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है जो अपने पास में किसकी फॉर्म में आई है, ई नेट की फॉर्म में। तो किस तरफ हो जाएगी स्टूडेंट्स, इस तरफ, ऊपर की तरफ, E2 की तरफ हो जाएगी, मतलब ये वाली। इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 की तरफ होगी, क्योंकि E2 क्या है, बड़ा है। तो ये हो जाएगा ई नेट। लो ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया, ई नेट आ चुका है, जो किस तरफ आया है, E2 की तरफ आया है। अब हम क्या करेंगे, 4Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर लेंगे, फिर उसके बाद में 2Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर लेंगे, फिर उन दोनों का ई नेट निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पे ये लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 4Q चार्ज, और वो कौन सी आएगी, अब E3 आएगी। कितनी हो जाएगी, KQ/R²। तो K की जगह K लिख दिया और Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4Q और अपॉन R²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4KQ/R²। ये आ गई अपने पास में E3। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 4th इक्वेशन आ गई। अब अपन बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, चार्ज 4Q कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इससे दूर, इससे दूर, ये इधर। यह आ गई अपने पास में E3। अब हम क्या निकालेंगे, E4। E4 कौन बनाएगा, 2Q चार्ज। कौन बनाएगा, 2Q चार्ज। ठीक है, तो लिखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2Q चार्ज 8.0 कितनी हो जाएगी, K की जगह तो K लिख दिया और Q की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2Q लिखूंगा अपॉन R²। तो कितना हो जाएगा, 2KQ/R²। तो ये अपने पास में क्या आ गया, E4 आ गया। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 5th आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मेजरमेंट, इन दोनों को मेजर कर लिया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, ई नेट निकालेंगे। लेकिन E4 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ, E4। लो ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप उतार ले, नोट कर ले आप अपनी नोटबुक में इसमें। ठीक है, अब इसका ई नेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका ई नेट कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे मैंने ई नेट लिख दिया है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ई डैश नेट कर लेते हैं ताकि अलग अलग दिखे अपन को। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो सबट्रैक्ट होगी। अब सबट्रैक्ट E3 माइनस E4 होगा या E4 माइनस E3 होगा, तो देख पा रहे हो E3 बड़ा है E4 से। ठीक है, तो अपन लिखेंगे E3 बड़ा है ना E4 से, हाँ, तो E3 माइनस E4। ठीक है, E3 बड़ा है E4 से। ठीक है, अब E3 कितना आया था अपना आया था 4KQ/R², और E4 कितना आया था, E4 आया था अपना 2KQ/R²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2KQ/R²। तो ये अपने पास में क्या आ चुका है,
ई नेट डैश आ चुका है। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? 6th इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले अपनी नोटबुक में आप। स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हो जो थर्ड इक्वेशन है, जो 6th इक्वेशन है, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ई नेट 2KQ/r² आया और ई नेट डैश भी कितना आया? 2KQ/r² आया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि जो ई नेट है वो किसके इक्वल है? ई डैश नेट के। और वो आपने कितना मान लिया? ई मान लिया। और ई इज इक्वल टू वो कितना आया है? 2KQ/r² आया। ठीक है, अब इस ई नेट डैश की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? तो बड़ा कौन है? E3 बड़ा है, तो E3 की तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी ई नेट डैश। ठीक है, अभी देखो ई नेट टोटल नहीं आया अभी तक अपने पास में। अभी जो ई नेट आया है वो अभी चार्जेस के बेस पे आया है। ठीक है, और अब देखो इन दोनों का भी तो क्या होगा? ई नेट होगा। देखो ई नेट डैश किस तरफ है? इस तरफ। और ई नेट किस तरफ है? इस तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। इसलिए इन दोनों का जो ई नेट होगा, सुनना इसको, इन दोनों का जो ई नेट होगा वो इनके सेंटर से क्या करेगा? पास करेगा। मतलब यहाँ पे आएगा ऐसे। इन दोनों का जो ई नेट आएगा, इसका और इसका, वो इन दोनों के बीच में से क्या करेगा? पास करेगा। ठीक है, तो वो आपने कितना मान लिया? ई नेट, वो आपने ई नेट डबल डैश मान लिया है। ठीक है, ई नेट डबल डैश माना। ई नेट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से इन दोनों का जो ई नेट आएगा वो इसके सेंटर से पास करेगा। अगर ये बड़ा होता तो ये थोड़ा इस तरफ झुक जाता, अगर ये बड़ा होता तो ये थोड़ा सा इस तरफ झुक जाता। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जो इन दोनों का ई नेट आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, उनके सेंटर से पास करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम निकाल लेते हैं ई नेट डबल डैश, जो अपना क्या होगा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो 3 मार्क्स से कम नहीं आता ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि इन दोनों के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। इसके और इस दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो ये विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट्स। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब AC और DB ये एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ का एंगल कितना होगा? 90। और यहाँ का एंगल भी कितना होगा? 90। तो यहाँ का एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब आपको पता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम जोड़ते हैं तो वो कैसे जोड़ते हैं? तो ई नेट डबल डैश इज इक्वल टू अंडरवुड ई नेट का स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है। ई नेट डैश का स्क्वायर प्लस 2E नेट और ये ई नेट डैश साथ में क्या आएगा? कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है। अब ई नेट और ई नेट डैश एक दूसरे के क्या है? इक्वल है मैग्नीट्यूड में। वो अपन ने कितना माना है? ई माना है। तो मैं इसकी जगह भी E² लगा सकता हूँ, इसकी जगह भी मैं E² लगा सकता हूँ। ये हो जाएगा 2E और ये हो जाएगा कोस 90। ठीक है, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कोस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बचेगा कौन? 2E² बच जाएगा। ये 2E² बच गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडूड 2e हो गया, अंडूड 2e हो गया, और अंडूड 2 और e की वैल्यू कितनी आई थी अभी अपने पास में, 2k/r² आई है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 2√k³ तो ये अपने पास में क्या आ चुका है, इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर ले। ये चारों चार्जेज की वजह से O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले आप। स्टूडेंट्स अब देखो ये आखिरी क्वेश्चंस है, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ये। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2 चार्ज 10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम, मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों ही चार्जेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब ये किससे रिलेशन रखता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से। आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और देखो आप क्या देख पा रहे हो, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों ही चार्जेस सेपरेटेड 2 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाओ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको पता है एक चार्ज होता है माइनस का, वो आपको दे रखा है -10 माइक्रोकुलाम, और एक होता है +10 माइक्रोकुलाम, वो आपको भी दे रखा है। ठीक है, इन दोनों चार्जेज के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 0.02 मीटर। ठीक है, मीटर में लेना आपको, ओके, सारी यूनिट आपको SI यूनिट में लेनी है। तो ये हो गया 0.02 मीटर, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ और दी है आपको, 60 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये पूरा डाइपोल सिस्टम है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों ही चार्जेस एक वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट यहीं पे तो होगा, यहाँ पे, जिसको हम किससे लिखते हैं, O से। अब कहा है इस सेंटर पॉइंट से, डाइपोल के सेंटर पॉइंट से 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से कितना, 60 सेंटीमीटर, मतलब ये इसको अगर अपन आगे बढ़ाए यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। कहाँ कहाँ पे, एक तो एक्सियल पे करनी है और एक इक्वेटोरियल पे करनी है। तो ये मैंने कौन सी बनाई है, एक्सियल बनाई है। ये मैंने क्या बनाया है, जैसे मैंने इसको इम्पोर्ट नाम दिया है। ठीक है, तो मेरे को एक तो एक्सियल पे निकालना है। अब आपको पता है एक्सियल पर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³ होता है। ठीक है, अब देखो आपको k की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। p क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो कितना होता है, P = Q × 2a या 2L बोल दो। अब 2L की वैल्यू आपको दे रखी है 0.02 मीटर, और Q की वैल्यू आप ले लोगे 10 माइक्रोकुलाम। माइक्रो है तो 10 × 10⁻⁻6, कहने का मतलब हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 × 2L 0.02। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास में P आ जाएगा, कि आपको मिल चुका है। R क्या है, R है डाइपोल के सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी 0.6 मीटर। तो यहाँ पे आप 0.6 मीटर लगा दोगे, उसका क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्सियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सियल आ जाएगा। अब इसी को आप क्या करना चाहते हो, इक्वेटोरियल पे कर लोगे। इसको आप वैल्यू पुटअप करनी है, देखो k की वैल्यू यहाँ से उठानी है, P की वैल्यू आपको यहाँ से मेजर करनी है, और R की वैल्यू आपको 0.6 मीटर दे रखी है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके आप ई एक्सियल मेजर कर सकते हो। अब पूछा है इक्वेटोरियल पे, तो ये तो हो गया था एक्सियल का डायग्राम, ये तो किसका हुआ, एक्सियल का डायग्राम हो गया। ठीक है,
ये किसका डायग्राम हो गया, एक्सियल का। इक्वेटोरियल का भी बना सकते हो, जैसे -10 माइक्रोकुलाम है, ठीक है, और ये +10 माइक्रोकुलाम है, ठीक है, और ये हो जाएगी इन दोनों, ये इनकी एक्सियल लाइन हो गई, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.02 मीटर। अब इस सेंटर पॉइंट से 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर का मतलब 0.6 मीटर, यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। वो कितनी होती है, kp/r³, ठीक है। इसका मतलब जो एक्सियल आया ना, उसका आप क्या कर दो, आधा कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, के की वैल्यू 9 × 10⁹, पी की वैल्यू आपने मेज़र कर ली है, और आर की वैल्यू कितनी है, 0.6, इसका क्यूब करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हो। लेकिन आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूले कब वैलिड है, ये वाले फॉर्मूले कब वैलिड है, जब आर की वैल्यू एल से क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और यहाँ पे हो भी रहा है। देखो 2L = 0.02 मीटर है, या इसको आप क्या बोलोगे, 2 सेंटीमीटर बोलोगे। तो देखो 2 सेंटीमीटर कहाँ, 60 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, अब ये L है तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, L 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना है, 60। अब कहाँ 60 सेंटीमीटर, कहाँ 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो 60 है वो 1 सेंटीमीटर कंपेरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, और 99% में ये वाले फॉर्मूले ही अप्लाई होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको करवाया है। इसका सॉल्यूशन आपको निकाल लेना है, आपके पास में फॉर्मूला पड़ा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। सेकंड चैप्टर हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।